to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। आज के शो में हम फिर से किसान आंदोलन और इसके चलते उपजी हिंसा के बारे में बात करेंगे। दूसरे दिन भी किसान और पुलिस एक दूसरे के सामने डटे रहे, घुसने की कोशिश, धकेलने की कोशिश। इन सब के उलट हुई राजनीति। कांग्रेस ने दावा किया कि वो सत्ता में आए तो किसानों को एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी देंगे। फिर उनका 14 साल पुराना ऐलान भी सामने आ गया। इस ऐलान में क्या था? 2 राज्यों में बहस क्यों हुई? सरकार और किसान कितना आगे बढ़े? इन सवालों को खोजने की कोशिश करेंगे। इसके बाद रुख करेंगे राज्यसभा चुनाव के नामांकन का। कांग्रेस, भाजपा और दूसरी पार्टियों ने किन नेताओं को राज्यसभा भेजने के लिए कमर कसी, इनके पीछे तर्क क्या है, एक्सपर्ट्स की मदद से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले दिन की सुर्खियां। पहली सुर्खी में बात यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के यूएई के दौरे पर हैं और उनके दौरे की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपने एक भव्य मंदिर देखा आखिरी में। अबू धाबी में बना ये मंदिर मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। इसका निर्माण बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, शॉर्ट में कहते हैं बाप्स, BAPS, इसने करवाया। मंदिर के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में पीएम मोदी ने ये बयान दिया। आज अबू धाबी में भव्य और दिव्य मंदिर का लोकार्पण हो रहा है। इस पल के पीछे वर्षों की मेहनत लगी है। इसमें वर्षों पुराना सपना जुड़ा हुआ है और इसमें भगवान स्वामीनारायण का आशीर्वाद जुड़ा है। मंदिर के इतिहास को हमने विस्तार से अपने शो आसान भाषा में कवर किया है। आप अगर इसको देखना चाहें तो आज के ललन टॉप शो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। मंदिर उद्घाटन के पहले क्या हुआ? 13 फरवरी के दिन अबू धाबी में हुए ऐलान मोदी कार्यक्रम में पीएम ने यहां बने हिंदू मंदिर के लिए जमीन मिलने का वाकया सुनाया। साल 2015 में उनके सामने आप सबकी ओर से यहां अबू धाबी में एक मंदिर का प्रस्ताव रखा तो वो तुरंत एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने हाँ कह दिया। और उन्होंने यहां तक कह दिया, जिस जमीन पे तुम लकीर खींच लोगे वो मैं दे दूंगा। आज अबू धाबी में मंदिर के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री दुबई भी गए। वहां की वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में उन्होंने संबोधन किया। मैंने 13 साल भारत के एक बड़े स्टेट गुजरात की सरकार में रहते हुए लोगों की सेवा की है और अब मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में देशवासियों की सेवा करते हुए 10 साल होने जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि सरकार का अभाव भी नहीं होना चाहिए और सरकार का दबाव भी नहीं होना चाहिए। यूएई में मंदिर के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्य में ये बात भी सामने आई कि कैसे भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। फिर एक अपडेट भी आया कि यूएई के बाद वो मिडिल ईस्ट के ही एक देश कतर भी जाएंगे। हम जानते हैं हाल ही में कतर की जेल में बंद 8 पूर्व नेवी अफसरों की रिहाई हुई और उसके बाद इंडियन डिप्लोमेसी और मोदी के सरकार के प्रयासों की सराहना हुई। कतर के इस फैसले को कूटनीतिक हलकों में गौर से देखा गया। आप ध्यान दें, पीएम मोदी यूएई और कतर 2 देशों के बीच परस्पर आवाजाही कर रहे हैं। ये दोनों देश आपस में प्रतिद्वंदी हैं उस इलाके में, लेकिन भारत ने दोनों से अपने रिश्ते बेहतर रखे हैं। इस रिश्तेदारी और इससे मिलने वाले फल पर हमने बात की एक्सपर्ट से। देखिए, एक तो बायलैटरल मीटिंग दोनों देशों के बीच खत्म हो गई, जहां पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट MOUs और अग्रीमेंट साइन हुए हैं बहुत अलग अलग
फील्ड्स में, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, डिजिटल पेमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैरिटाइम पोर्ट और सिक्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड सी में जो हो रहा है उसको देखते हुए अगर आप देखें, मैरिटाइम सिक्योरिटी और मैरिटाइम पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की दोनों देश बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत हुई दोनों लीडर्स के बीच। उसके बाद आपने देखा कि एक कम्युनिटी इवेंट हुआ, फिर एक वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट चल रहा है आबू धाबी में। वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे हैं। यानी कि उसमें एक और इम्पोर्टेंस दिखा रहा है भारत और यूएई दिखा रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री का ऐसे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में होना कितना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये दौरा खत्म होता है और फिर वो कतर के दौरे पे जाएंगे, जो बहुत ही छोटा विजिट है, लेकिन अमीर ऑफ कतर से वो मिले थे। और उसके बाद जो हमने उनका डेथ सेंटेंस की माफी की खबर सुनी थी, और उसके बाद अब क्योंकि उनकी रिहाई हो गई है, कहीं ना कहीं एक थैंक यू नोट की तरह प्रधानमंत्री मैसेज लेके कतर भी जाएगी। अगली सुर्खी में बात पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की, जहां की महिलाओं ने टीएमसी के नेताओं पर रेप के आरोप लगाए थे। 14 फरवरी को बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ित महिलाओं से मिलने जा रहे थे। बीच रास्ते में ही बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। आरोप लगे, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें सुकांत भी जख्मी हुए। उन्हें बशीरहाट के अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि आगे के इलाज के लिए उन्हें कोलकाता ले जाया जाएगा। इस घटना से पहले मजूमदार ने आरोप लगाया कि उन्हें संदेश खाली जाने से रोकने के लिए पुलिस ने लॉज में हाउस अरेस्ट किया। संदेश खाली कांड के चलते बंगाल में राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है। इस मुद्दे की डिटेल जानकारी हमने बीते दिन के ललन टॉप शो में दी थी, वहां पर आप मामले को देख समझ सकते हैं। अगली सुर्खी दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद से जुड़ी है। दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोपी उमर ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत याचिका वापस ले ली है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच को आज उमर के मामले की सुनवाई करनी थी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक उमर के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि परिस्थितियों में बदलाव के चलते जमानत याचिका वापस ली जा रही है। सिब्बल ने कहा कि अब इस मामले में वे अपना लक निचली अदालत में ट्राई करेंगे। इसके बाद कोर्ट ने जमानत याचिका वापस लेने को मंजूरी दे दी। दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने संसद में नागरिकता संशोधन यानी सीएए कानून पास किया था। ये कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए है, लेकिन इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल नहीं हैं। कानून से असंतुष्ट लोगों ने सीएए के खिलाफ विरोध जताया और देखते देखते ये एक बड़े आंदोलन में बदल गया। दिल्ली के उत्तरी पूर्वी इलाकों में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन का अंत दंगों की शक्ल में हुआ। उमर खालिद पर आरोप है कि उन्होंने फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगे की साजिश रची, जिसके बाद उन्हें सितंबर 2020 में गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 3.5 साल से उमर खालिद जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ 2 एफआईआर हैं। पहली एफआईआर नंबर 101, जिसे फरवरी 2020 में दर्ज किया गया। इसमें उनके ऊपर मुख्यतः दंगा भड़काने और 2 समुदायों के बीच नफरत फैलाने के आरोप लगे। मामला कोर्ट में पहुंचा। तमाम जरह और सबूत को देखने के बाद अदालत ने इस मामले में उमर को अप्रैल 2021 में जमानत दे दी थी। अदालत का तर्क, उमर के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं जिससे हिंसा में उनके शामिल होने के दावे को साबित किया जा सके। लेकिन खालिद इसके बाद भी जेल की सलाखों से बाहर नहीं निकले। वजह, उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर नंबर 59। इसमें गैर कानूनी गतिविधि नियंत्रण कानून यानी यूएपीए की धाराएं लगाई गई हैं। ये धारा मोटामाटी आतंकवाद से जुड़े मामलों में लगाई जाती है। प्रावधान सख्त हैं, इतने कि एजेंसियां लोगों को बिना मुकदमा चलाए लंबे वक्त तक हिरासत में रख सकती हैं। उमर खालिद के खिलाफ केस की सुनवाई साल 2020 से शुरू नहीं हुई। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने मार्च 2022 में खालिद को जमानत देने से इनकार किया, जिसके बाद उमर ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। यहाँ भी उन्हें राहत नहीं मिली। अक्टूबर 2022 में हाई कोर्ट ने खालिद को जमानत देने से इनकार किया। फिर वो देश की सर्वोच्च अदालत की चौखट पर गए और यहाँ उनकी जमानत याचिका अप्रैल 2023 से लंबित है। मई 2023 में पहली बार उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग में आई। कोर्ट ने सरकार से नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इसके बाद से मामला लगातार टल रहा है और आज उमर ने अपनी याचिका वापस ले ली। दिन की अगली सुर्खी मणिपुर से। यहाँ की राजधानी इम्फाल के चिंगारेल तेजपुर में 5वीं इंडियन रिजर्व बटालियन पोस्ट पर भीड़ ने 13 फरवरी की रात हमला किया। हमले में एक की मौत हुई, 2 अन्य घायल। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भीड़ में शामिल उपद्रवियों ने पेंगई के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया, हथियार लूटने की कोशिश की। कुछ खबरों में यहाँ से 6 AK-47 राइफल, 4 कार्बाइन, 3 303 राइफल के अलावा भारी मात्रा में गोला बारूद के लूटे जाने की बात सामने आई। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक हथियारों की लूट के लिए हुए इस हमले में वहां रहने वाले मैतेई समुदाय के चरमपंथी संगठन अरम्बाई टेंगोल का नाम सामने आ रहा है। हमले में हुई जवाबी फायरिंग में संगठन से जुड़े एक कार्यकर्ता की मौत की बात भी कही जा रही है। इसके अलावा मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में बुधवार की सुबह से ही भारी गोलीबारी की खबर सामने आ रही है। इससे पहले सीएम एन बीरेन सिंह ने 12 फरवरी को प्रोजेक्ट बुनियाद का उद्घाटन करते हुए एक बड़ा ऐलान किया था। ऐलान ये कि मणिपुर में साल 1961 के बाद आकर बसे लोग, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या समुदाय से हों, उनकी पहचान की जाएगी।
पहचान के बाद ऐसे लोगों को राज्य से निर्वासित किया जाएगा। लगभग 1 साल से मणिपुर हिंसा का दंश झेल रहा है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक मणिपुर सरकार ने पड़ोसी मुल्क म्यांमार से आए प्रवासियों के एक समूह पर अशांति फैलाने का आरोप भी लगाया। कहा जा रहा है कि इससे निपटने के लिए ही मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस तरह की घोषणा की है। सुर्खियों के बाद अब बारी बड़ी खबर की। बीते दिन के ललन टॉप शो में हमने आपको विस्तार से बताया था कि किसान दिल्ली क्यों आए हैं। साल 2020 में शुरू हुए किसान आंदोलन और इस बार के किसान आंदोलन में फर्क बताया, किसानों की मांगों पर बात की और सरकार इन मांगों को पूरा क्यों नहीं कर पा रही है। अगर आपकी दिलचस्पी इतिहास में है तो आप उस शो का डिस्क्रिप्शन में लिंक पा सकते हैं। अब आगे की बात। 13 फरवरी की देर शाम तक दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच गतिरोध चलता रहा। उन्होंने बैरिकेड तोड़ने और दिल्ली में घुसने की कई असफल कोशिशें की और दिन बीत गया। शंभू बॉर्डर पर भी यही हाल रहा हरियाणा में। 14 फरवरी शुरू होते होते किसानों ने फिर से सीमाओं पर दबाव डालना शुरू किया। पुलिस ने आंसू गैस के गोलों के साथ रबर की गोलियां फायर की और ये दृश्य सामने आए। इसके अलावा दिन भर बॉर्डर पर क्या स्थिति रही, समझते हैं साथी पत्रकारों से। इस वक्त मैं शंभू बॉर्डर पर पंजाब की तरफ हूं और ये देखिए यहाँ पर किसान बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो दिल्ली जाना चाहते हैं, जबकि सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं वो वहां पर तैनात हैं, साथ ही साथ अर्धसैनिक बल के जो जवान हैं वो तैनात है और सीमेंट की बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। लगातार जैसा किसान बता रहे हैं, लगातार रुक रुक कर जो आंसू गैस के गोले हैं वो लगातार छोड़े गए। यहाँ से किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं, इस वजह से यहाँ पर अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये देखिए ऐसी तस्वीर कम ही देखने को यहाँ पर दिखती है जो तस्वीर सामने दिखाई दे रही है। एक तरफ जो किसान है, ये देखिए इस तरह के जो आंसू गैस के गोले हैं वो लगातार रुक रुक कर छोड़े जा रहे थे, जबकि हम दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाएंगे। ऐसी तस्वीर शायद बहुत कम देखने को मिलती है कि एक तरफ किसान अन्नदाता है तो दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो बड़ी संख्या में इस तरह से बकायदा पूरी रात जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं वो बकायदा हेलमेट, बुलेट प्रूफ की जैकेट पहन के और सीमेंट की जो बैरिकेडिंग है वहां पर तैनात है। दूसरी तरफ की हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। शंभू बॉर्डर के दूसरी ओर जहां पे हरियाणा में हम खड़े हुए हैं वहां पे आपको पूरा सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है, काफी शांति है। यहाँ पे एंटी राइट गियर में जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है और हरियाणा पुलिस के जवान जो हैं वहां पे तैनात हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है। लेकिन आपको बता दें अगर किसान यहां तक पहुंचते हैं, यानी कंक्रीट बैरियर है, नेल कसे गए हैं, ये सारी चीजें हैं, उसके बाद अगर पहुंचते हैं तो एक पीछे सीधा रास्ता जाता है। अगर कैमरा पीछे की तरफ घुमाया जाए तो हम आपको दिखाते हैं ये पूरा रास्ता है और इस बीच जो पूरा बंदोबस्त है वो किया गया है। यानी ऐसे कई पड़ाव हैं, जाने करनाल है, कुरुक्षेत्र है, सोनीपत, पानीपत, ये सारी जो चीजें हैं ये बीच में आएंगी। लेकिन सबसे अहम पड़ाव जो है, और हमने देखा है कि किस तरह खनौरी बॉर्डर में भी वहां पे भी घमासान हुआ और ये दूसरा दिन है, यानी चुनौती लंबी भी चलती जाएगी। और साथ में हमने देखा है कि किस तरह से जो टियर गैस है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हम अगर दिखाने की कोशिश करें तो लगातार यहाँ पे जो फोर्स है वो यहाँ पर लगी हुई है। तो यहाँ से कुछ ही डिस्टेंस है जहाँ पर आपको बता दें शंभू बॉर्डर है। जब राज्य के बॉर्डर्स पर यह गतिविधि हो रही थी उस समय इस आंदोलन पर नजर रखने वाले लोगों की विशेष नज़र एक और व्यक्ति पर थी। व्यक्ति का नाम मधुरा स्वामीनाथन, फूड पॉलिसी रिसर्चर, लेखिका, साथ ही मशहूर और अब दिवंगत कृषि विज्ञानी MS स्वामीनाथन कमीशन वाले स्वामीनाथन की बेटी। ये वही स्वामीनाथन है जिनकी अध्यक्षता में साल 2004 में एक आयोग गठित हुआ था जिसने सबसे पहले किसानों को उनकी उपज के बदले न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की सिफारिश की थी। 9 फरवरी को ही केंद्र सरकार ने MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की थी। इसी रत्न के जश्न में दिल्ली में मौजूद इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक व्याख्यान आयोजित किया गया। मधुरा स्वामीनाथन को भी इसमें भाषण देना था। उन्होंने कहा, आज पंजाब के किसान दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक हरियाणा में उनके लिए जेलें बनाई जा रही हैं, बैरिकेड लगाए जा रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। वो किसान है, कोई अपराधी नहीं। आप सभी देश के अग्रणी वैज्ञानिक हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि हमें अपने अन्नदाता से बात करनी होगी। हम उनसे अपराधी जैसा बर्ताव नहीं कर सकते, हमें हल निकालना होगा। अगर हमें MS स्वामीनाथन का सम्मान करना है तो हमें भविष्य के सारे संकल्पों में उन्हें अपने साथ लेकर चलना होगा। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इस बार के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसान मजदूर मोर्चा यानी KMM कर रहा है। आज जब किसान आंदोलन ने तेज रफ्तार पकड़ी तो सवाल उठा
केएमएम किस दिशा में आगे बढ़ेगा। इसके संयोजक सरवन सिंह पंढेर ने सुबह बयान दिया कि पंजाब के किसान संगठन अभी मीटिंग कर रहे हैं कि रणनीति क्या रखी जाए। फिर दोपहर होते होते जवाब भी आया। हम देश के किसान हैं, खेत मजदूर हैं और अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री से अपील करते हैं। फिर मैं तो रोज अपील कर रहा हूं कि आपका बोलते हृदय बड़ा है, बड़ा हृदय कीजिए और हमें एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बना के दीजिए। जिस तरह से अनुराग ठाकुर जी बोल रहे हैं कि इनका मांग पत्र चार्ट बड़ा होता जा रहा है, ये बात नहीं है। हमने पहले दिन से वही मांग पत्र रखा, उसी पे काम कर रहे हैं। जैसे बोला जा रहा है कि अगर एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाना है तो उसके लिए कमेटी आवश्यक है। तो हम बताना चाहेंगे, आपको कल भी बताया था कि जो सीएसीपी की रिपोर्ट के अनुसार देश के 23 फसलों के ऊपर सरकार पूरी तरह कैलकुलेट कर एमएसपी 23 फसलों का ऐलान करती है। तो हमने मंत्री महोदय के समक्ष ये बात रखी कि आप बताइए, आप ये अनाउंसमेंट कैलकुलेशन से कर रहे हैं। बोले हाँ। तो हमने बोला इसके ऊपर लीगल गारंटी कानून बना दीजिए। हमें तो सिक्योरिटी चाहिए भी, जो एमएसपी का ऐलान आपने किया वो कम रेट पर मंडी में ना बिके। तो इस समय तक पंजाब के अब तक चुप बैठे एक और किसान संगठन ने भी आंदोलन में उतरने का ऐलान कर दिया। इसका नाम भारतीय किसान यूनियन उग्राहा। इस संगठन के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहा ने कहा कि कल यानी 15 फरवरी को वो किसानों के समर्थन में पंजाब में 4 घंटे के लिए रेलवे ट्रैक ब्लॉक करेंगे। उन्होंने सरकार पर जातियों के इल्जाम लगाए और कहा आने वाले दिनों में जल्द ही अपना आंदोलन बढ़ाएंगे। ये वही उग्राहा हैं जो बीते दिन कह रहे थे कि रणनीति एक साथ बैठकर नहीं बनाई गई। आंदोलनकारियों के बयान, पुलिस की जवाबी कार्रवाई, इन सब के बीच राजनेताओं ने भी अपने बयान शुरू किए। कांग्रेस राजस्थान के जयपुर से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए नामांकन करने पहुंची थी। इसमें शामिल होने के लिए पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी, उन्होंने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भी कुछ दिनों के लिए रोका और यात्रा विराम के बीच राहुल ने पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर राजा वरिंग को फोन किया। अमरिंदर इस समय पंजाब के राजपुरा के सरकारी अस्पताल में घायल किसानों के पास थे। उन्होंने राहुल गांधी की बात घायल किसानों से कराई। सत श्री अकाल जी। बढ़िया सर। कहाँ चोट लगी आपको? सर मेरे एक आंख में है और दोनों हाथों पे छर्रे लगे हुए हैं गोलियों के सर। अच्छा। हाँ जी। पुलिस वालों ने मारे? पुलिस वालों ने डायरेक्ट गोली हिट की है जी। अच्छा, आंख में तो नहीं लगी ना? आंख में सर डायरेक्ट एक छर्रा लगा हुआ है, बाकी हाथों और दोनों हाथों पे है जी। अरे भाई, आपकी आंख दिख रहा है आपको ठीक से या नहीं, आंख डैमेज हो गई है? नहीं डैमेज तो नहीं है सर, ऊपर जो पलक होती है उसके ऊपर ही चोट है, बाकी आंख का बचाव है। अभी डॉक्टर साहब आए नहीं है। इस फोन कॉल के काफी पहले राहुल गांधी एक्स पर ऐलान कर चुके थे कि अगर कांग्रेस की सरकार चुनी जाती है तो वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक किसानों को एमएसपी गारंटी देंगे। फोन कॉल की खबर आई, उसके पहले गारंटी की। इन सब के बीच एक खबर और आई कि राहुल की यात्रा अब झारखंड से होकर नहीं जाएगी, इसकी जगह अब किसान आंदोलन में वो हिस्सा लेंगे। लेकिन इन तमाम अपडेट्स के बीच साल 2010 का एक कागज भी सोशल मीडिया पर तैरने लगा। ये उस साल की राज्यसभा डिबेट का हिस्सा है जिसमें तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने एमएसपी को लेकर अपनी स्थिति साफ की थी। दरअसल इस साल भाजपा सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने सवाल पूछा कि क्या सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक फसलों पर एमएसपी देने पर राजी है, यदि हाँ तो विवरण दें और नहीं तो कारण बताएं। इस पर तत्कालीन कृषि राज्य मंत्री केवी थॉमस ने कहा कि सरकार ने इन सिफारिशों को नहीं माना है। कारण ये बताया कि स्वामीनाथन कमीशन के मुताबिक यदि एमएसपी को लागू किया जाएगा तो बाजार पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। राज्यसभा में हुई इस बातचीत का ब्यौरा सामने आते ही हमला करने की बारी बीजेपी की थी और सबसे पहले मोर्चा खोला कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने। देखिए, कांग्रेस ऐसा नहीं है कि सरकार में नहीं थी। सरकार में लंबे कालखंड तक रही है और उन्हें किसी ने मना नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। हम तो कह रहे हैं रास्ता निकालने का प्रयत्न करें, तो क्योंकि उनकी आदत है झूठे वादे की, और उस तरह के वादे से नहीं बल्कि हम कार्यों से समाधान चाहते हैं। बीजेपी के इन आरोपों पर कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियों की तरफ से जवाब भी आया। स्वामीनाथन आयोग की ओर से कहा गया कि विस्तृत रूप से खेती की लागत जो है उसका 1.5 गुना एमएसपी होना चाहिए। उसकी तो बात प्रधानमंत्री नहीं करते हैं और उस पर चुप ही हैं।
चुप हैं। पर भारत रत्न तो दे दिया उनको, डॉक्टर स्वामीनाथन को और चरण सिंह जी को, जो बड़े किसान के नेता थे। तो ये हिपोक्रेसी है, पाखंडता है। तो ये पहले भी झूठ बोलते हैं, अभी भी इनके सारे वादे झूठे हैं। किसान अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं, पूरे देश का किसान उनके साथ जुड़ा हुआ है, हम सब भी किसानों के साथ हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से हमारे किसान भाइयों के साथ हमारी एकजुटता है और हम समझते हैं कि जो जायज मांग है उनकी, वो जायज मांगों को पूरा करना है सरकार। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट आई थी वो 2006 में आई थी। कांग्रेस 2013-14 तक केंद्र में सत्ता में यूपीए की सरकार थी, क्यों नहीं उन्होंने लागू किया? अब ये झूठे वादे और लोक लुभावन बातें करके लोगों को बरगलाने का काम जो कांग्रेस ने पिछले 60 साल के अपने सत्ता में किया है, चाहे किसान की बात हो, चाहे माइनॉरिटीज की बात हो, गरीब कल्याण के लिए गरीबी हटाओ के नारे हैं, केवल खोखले नारे हैं। उन्हें पता है कि 2024 में उन्हें सत्ता में आना नहीं है। इसके अलावा किसानों ने आज भी सरकार पर अपनी आलोचना तेज की। जिस तरह से केंद्र की सरकार हमारे ऊपर जबर कर रही है, ये बुलेट SLR की बुलेट चलाई गई हमारे ऊपर, इस तरह से हंजू गैस जो हमारे ऊपर नहीं चलाना चाहिए, ये प्लास्टिक की गोलियां उन्होंने इस्तेमाल की, और ये रबड़ की गोलियां, ये हमारे ऊपर हो रहा। और जिस तरह से हमारी परसेप्शन बनाई जा रही है मीडिया में, खालिस्तान का अटैक लगाया जा रहा, प्रो लेफ्ट बोला जा रहा है, प्रो कांग्रेस बोला जा रहा है और प्रो पंजाब सरकार बोला जा रहा है, अभी ये उत्साहित कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। किसानों की बात पर केंद्र सरकार की ओर से ये जवाब सामने आया। हमारे किसान संगठनों से यही अनुरोध करता हूं कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए और आपसी समझ के जरिए हो सकता है, और हमें इसे महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखना कि हम समर्थन के दृष्टि से, समाधान के दृष्टि से हम ये सोच रखें कि हमें इस क्षेत्र में समाधान करना है, समस्याओं से मुक्त, और किसी को किसी तरह का परेशानी ना हो, इसकी चिंता। बयानबाजियों के इतर मीडिया के कैमरे तमाम बॉर्डर्स की ओर भी घूमे। यहाँ अभी भी पुलिस ड्रोन के जरिए किसानों पर टीयर गैस गिरा रही थी। थोड़ी देर में हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से ये खबर आई कि ये ड्रोन कौन से हैं, वही ड्रोन जिन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरहद पर निगरानी और दुश्मनों पर एक्शन के लिए तैयार किया गया था। अब यही दिल्ली की सरहद पर आंदोलनकारी किसानों की निगरानी कर रहे हैं अपने ढंग से। कुछ दिनों पहले इन ड्रोन की वजह से किसानों को पीछे हटना पड़ा, आज उन्होंने काट निकाली, पतंग उड़ाना शुरू किया। गणित ये, ड्रोन अगर पतंग की नक में फंस जाए तो गिर जाएंगे। साथ ही आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए स्प्रे मशीन और बड़ा पंखा भी इंस्टॉल किया गया। ड्रोन से टीयर गैस को लेकर पंजाब और हरियाणा की सरकारों में भी ठनी। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा के हरियाणा पर इल्जाम कि वो पंजाब की सीमा के अंदर घुसकर बम गिरा रहे हैं और वो इस पर एक्शन लेंगे। इसके बाद खबर आई कि हरियाणा ने ये एक्शन बंद कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर पर हरियाणा पुलिस की तरफ से ये बयान आया। जो प्रदर्शनकारी हजारों की तादाद में हमारे अम्बाला जिले और जींद जिले से लगते हुए बॉर्डर्स पर इकट्ठे हुए, उन्होंने कल भारी पथराव भी किया और बैरिकेड्स को तोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने अपना संयम और धैर्य बनाए रखते हुए इस सारे प्रयास को विफल किया और कम से कम फोर्स यूज करके अश्रु गैस और वाटर कैनन का प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में रखा। इस सारे इसके तहत करीब 64 कंपनियां हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की और करीब 50 कंपनियां हरियाणा पुलिस की तैनात की गई हैं। किसान आंदोलन के बाद अब बात राज्यसभा चुनाव की। सुर्खियां लगातार बन रही हैं, जैसे जैसे भाजपा, कांग्रेस और क्षेत्रीय दल अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर रहे हैं इन 56 सीटों के लिए। सुर्खी बनी जब टीएमसी ने ऐलान किया और नज़र गई सुष्मिता देव पर, जिनके कैंडिडेचर को रिपीट किया गया। असम से आने वाली नेता पहले कांग्रेस में थी, लोकसभा से सांसद रहीं। पत्रकार रहीं सागरिका घोष पर नजर गई। बीजेपी की लिस्ट आई यूपी की तो सबने रेखांकित किया कि सुधांशु त्रिवेदी को
पार्टी ने रिपीट किया, जो लगातार टीवी डिबेट्स में और दूसरे जगहों पर पार्टी का पक्ष रखते हैं। फिर इंतज़ार होने लगा कि बड़े नेताओं में कौन कौन है जिसे राज्यसभा के रास्ते भेजा जाएगा और कौन कौन है जिसे लोकसभा चुनाव लड़ना है। इन सब के बीच नज़र ओडिशा की तरफ गई, जहां पर अश्विनी वैष्णव, जो कि नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं, रेलवे और टेलीकॉम के बीजेपी के नेता हैं, और उनकी प्रतिद्वंदी बीजू जनता दल ने एक बार फिर से राज्य के हित के नाम पर अश्विनी वैष्णव का सपोर्ट किया। वो पहली दफ़ा भी जब राज्यसभा आए थे 6 बरस पहले, तो बीजू जनता दल के सपोर्ट से आए थे। सब ने बीजेपी और नवीन पटनायक की इस जुगलबंदी की तरफ ध्यान दिलाया। बात इस पर भी हुई कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा किस राज्य से चुनकर राज्यसभा आएंगे। जवाब मिला गुजरात से। ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हुई। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष या सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रही सोनिया गांधी, जो अभी तक रायबरेली के सांसद हैं, 1999 से लगातार वो लोकसभा में हैं, उन्होंने राजस्थान से पर्चा भरा। इसके बाद चर्चा होने लगी कि क्या प्रियंका गांधी अब रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी या राहुल गांधी वापस अमेठी लौटेंगे। इन सब से इतर और भी कई स्थानीय सिपहसालार हैं जिनको नामांकन मिला, और उनसे भी ज़्यादा बड़ी लिस्ट उनकी है जिन्हें नहीं मिला। कांग्रेसियों ने ध्यान दिलाया कि अजय माकन को आखिर इनाम मिल गया, पिछली दफ़ा नहीं मिल पाया था। भाजपाइयों ने ध्यान दिलाया कि हमारी ही लिस्ट में सबसे ज़्यादा समावेशी स्वर लगे। जब रीजनल पार्टीज़ की बात हुई तो समाजवादी पार्टी की लिस्ट की चर्चा हुई, जिसमें पूर्व चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन से लेके जया बच्चन का नाम है जिनको रिपीट किया गया, और रामजी लाल सुमन जैसे पुराने संस्थापक सदस्यों का भी। अलग अलग पार्टियां, अलग अलग दावे, इन पर अब करते हैं विस्तार से बात। अब बात कांग्रेस की, जहां पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान से पर्चा भरा। इस दौरान उनके बेटे और वायनाड के सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, बेटी प्रियंका समेत कांग्रेस के कई स्थानीय दिग्गज मौजूद रहे। इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा, जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनका ये बयान भी चर्चित रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। केंद्र के स्तर पर कांग्रेस ने अभी तक ये ऐलान नहीं किया है, लेकिन राज्य के स्तर पर जब ये ऐलान किया गया तब सोनिया, राहुल, प्रियंका और पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल बगलगीर थे। सुनिए ये बयान। तो राजस्थान में हम आपके नेतृत्व में और खड़गे साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छा लोकसभा में प्रदर्शन करेंगे, और मैं आप सब विधायकों की ओर से निवेदन करना चाहता हूं, पार्टी के तमाम वर्कर की ओर से निवेदन करना चाहता हूं कि हम जान लड़ा देंगे, कांग्रेस को जिताएंगे, कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे, और हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारा नेता राहुल गांधी जी देश का प्रधानमंत्री बने। इस दिशा में की चुनाव होगा नहीं। सोनिया गांधी की बात करें तो वो 1999 में पहली बार सांसद बनी। लोकसभा के रास्ते यूपी के अमेठी और कर्नाटक के बेल्लारी से उन्होंने पहला चुनाव लड़ा, दोनों जगह से जीती, फिर बेल्लारी छोड़ दिया, अमेठी को चुना। 2004 तक वहां सांसद रही। फिर 2004 में अमेठी के बजाय रायबरेली चली गई, क्योंकि इस सीट पर उनके बेटे राहुल गांधी ने पर्चा भरा था। तो क्या है मायने सोनिया गांधी के लोकसभा छोड़कर राज्यसभा आने के और इस सदन में आने के लिए राजस्थान को चुनने के? सुनिए कांग्रेस की बीट कवर करने वाले पत्रकार को। रायबरेली जाहिर तौर पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की सीट है, और सोनिया गांधी कांग्रेस संसदीय दल की नेता भी हैं, और अब क्योंकि कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे हैं तो वो तो वहां से नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनका होम स्टेट कर्नाटक और उनकी अपनी एक सीट है। तो जाहिर तौर पर गांधी परिवार के ही किसी सदस्य का वहां से लड़ना होगा, और राहुल गांधी क्योंकि वायनाड से सांसद है और पिछली बार वो अमेठी से लड़े थे, लेकिन मुझे याद नहीं आता कि हाल के सालों में राहुल गांधी अमेठी गए हों। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो इस सीट को छोड़ चुके हैं, उनका ज्यादा फोकस वायनाड के ऊपर है। और ऐसी स्थिति में अभी तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में थे, दोनों लोकसभा के सदस्य थे। तो राज्यसभा जाने का मतलब है सोनिया गांधी का कि अब प्रियंका गांधी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आएंगी, और रायबरेली का जो दावा किया जा रहा है कि वो सीट प्रियंका गांधी लड़ेंगी। इसमें एक तर्क ये भी है कि एक चर्चा है कि उनको, ये पार्टी के अंदर चर्चा है कि उनको अमेठी लड़नी चाहिए, क्योंकि वहां 5 साल की स्मृति ईरानी की एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन ये इसका फैसला सही समय पे होगा। मुझे लगता है इसका फैसला फैमिली करेगी कि अमेठी लड़ा जाए या रायबरेली लड़ा जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वो सोनिया गांधी की सीट है तो ज्यादा चांसेस है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से ही चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस की लिस्ट में एक और अहम नाम अभिषेक मनु सिंघवी का है, जो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा आएंगे। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार, सिंघवी कांग्रेस के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई अहम केस लड़ते आ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने अजय माकन को कर्नाटक से टिकट दिया। इन टिकटों के और निहितार्थ समझते हैं। मैसेज बीजेपी भी देना चाहेगी
कि जो किसी टाइम में राहुल गांधी के करीबी रहे हैं, जो किसी टाइम में बहुत सालों तक कांग्रेस में रहे हैं, उन्हीं नेताओं को ये लोग उम्मीदवार बना के उनको जितवा के वो राज्यसभा में लेके आएंगे। नंबर में तो बढ़ोतरी होगी भाजपा की, लेकिन उसके साथ साथ एक ये भी मैसेज जाता है कि देखिए आपके पार्टी से आपके ही लोग का भरोसा नहीं है और वो हमारे पार्टी में आए और मजबूती से उनको उनके काबिलियत के हिसाब से उनको संसद में भेजा गया है। सबसे पहले बात भाजपा की। देश की सत्ता में काबिज बीजेपी, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्यसभा के रास्ते एक बार फिर से संसद पहुंचेंगे। उन्हें पार्टी ने गुजरात से राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया। रेल और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, जैसा पहले जिक्र किया, ओडिशा के रास्ते आएंगे। इन लोगों में अश्विनी वैष्णव की उम्मीदवारी दिलचस्प है, क्योंकि जैसे ही भाजपा ने ओडिशा से उनकी उम्मीदवारी का ऐलान किया, वैसे ही वहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल ने समर्थन किया। एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर आने लगी। कहा गया कि राज्य के रेलवे और टेलीकॉम के डेवलपमेंट के लिए कदम उठाया गया है। याद दिला दें, अपनी भारत न्याय यात्रा के समय राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया था कि बीजेपी और बीजेडी में मिली भगत, इसीलिए बिलों को पास कराने में बीजेडी ने अक्सर मोदी सरकार की मदद की है। लेकिन स्थानीय पत्रकारों ने कहा कि ये जुगलबंदी अश्विनी वैष्णव और नवीन पटनायक के सिपह सालार पांडेयन के स्तर पर ज़्यादा है। ओडिशा से यूपी आते हैं, जहां सबसे ज़्यादा 10 राज्यसभा सीटें भरी जानी। बीजेपी ने यूपी से आरपीएन सिंह को टिकट दिया, जो कभी राहुल गांधी की कोठरी का हिस्सा हुआ करते थे, राज्य मंत्री हुआ करते थे, कुशीनगर से सांसद हुआ करते थे। लंबे इंतजार के बाद उन्हें नाम मिला। शुद्धांशु त्रिवेदी, जैसा पहले कहा, रिपीट किए गए। इसके अलावा ध्यान दिया गया संगठन का और सामाजिक समीकरणों का। अब बात अन्य पार्टियों की। यूपी में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन को टिकट दिया। आलोक रंजन पूर्व आईएएस अधिकारी, 2014 से 16 तक सपा सरकार में मुख्य सचिव रह चुके हैं। रामजी लाल सुमन दलित नेता हैं, फिरोजाबाद से 4 बार लोकसभा सांसद रहे। बड़े नामों को टिकट देने से सपा की सहयोगी अपना दल कमेरावादी की नेता और विधायक पल्लवी पटेल नाराज भी हुई और कैमरे पे कहा, बच्चन और रंजन को भेज रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो मैं समझती हूँ, लेकिन मधांध लोग जो हैं वो उसको बच्चन और रंजन बनाने में लगे हुए हैं। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जब हम प्रतिबद्ध हैं पिछड़ों के लिए, दलित के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, मैं ईमान की राजनीति करती हूँ, तो जहां उनकी हकमारी हो रही है और उनके साथ धोखा हो रहा है, उस धोखेबाजी में मैं सम्मिलित नहीं हूँ। यूपी के बाद बिहार चलते हैं। यहाँ भी 6 राज्यसभा सांसदों को चुना जाना है। बीजेपी के साथ आगे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने संजय झा को राज्यसभा भेजने का फैसला किया। झा वही नेता हैं जो बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती में अहम रोल निभाते रहे हैं। पहले बीजेपी में थे, फिर जेडीयू में गए और अब राज्यसभा जाएंगे। आरजेडी से मनोज झा को रिपीट किया गया और तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव का राज्यसभा में डेब्यू होगा। राज्य में 19 विधायकों वाली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने भी नामांकन भरा। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल के अलावा लालू यादव भी उन्हें पसंद करते हैं, तो संख्या का गेम भी दुरुस्त है। बिहार के बाद महाराष्ट्र, यहाँ से भी 6 राज्यसभा सीटें भरी जानी। बीजेपी की लिस्ट में अशोक चौहान का नाम है, जो एक दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर पार्टी में आए। इसके अलावा मेधा कुलकर्णी और अजित गोलछड़े को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस छोड़ने वाले नेता मिलिंद देवड़ा को भी राज्यसभा का टिकट मिला, सीएम एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना से। कांग्रेस ने चंद्रकांत हंडोरे को महाराष्ट्र से प्रत्याशी बनाया। दलित नेता हैं। 2022 में उन्हें विधान परिषद में पार्टी नहीं भेज पाई थी, क्योंकि वो चुनाव हार गए थे। मध्य प्रदेश की सूची की खासियत, बीजेपी की तरफ से बात करें तो सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन का नाम, और कांग्रेस की तरफ से बात करें तो फिर पूर्व सीएम कमलनाथ को राज्यसभा भेजे जाने की चर्चाओं के बीच अशोक सिंह का नाम, जो कि दिग्विजय सिंह के करीबी हैं, ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं और कई चुनाव हार चुके हैं। अब बंगाल, टीएमसी ने कांग्रेस से आई सुष्मिता देव, नदीमुल हक, ममता बाला ठाकुर को टिकट दिया और चौथा नाम कई लोगों को चौंकाने वाले लगा, पत्रकार रही सागरिका घोष का नाम। बीजेपी ने बंगाल से शमिक भट्टाचार्य को टिकट दिया, जो अभी राज्य में मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। नामांकन चल रहे हैं, लिस्ट बढ़ रही है, हमारी नज़र बनी हुई है और इनके पीछे के फैक्टर्स पर विस्तार से बात करेंगे हम अपने वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी में। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।